नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे लगभग 500 साल तक चले बाहरी हमलों की एक लंबी कहानी ने भारत में एक बिल्कुल ही नए साम्राज्य की नींव रख दी? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। और देखिए, हमारी ये सारी जानकारी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे इतिहास के पन्नों से ली गई है। ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो हमें उस दौर में सीधे झांकने का मौका देता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ बाहरी ताकतों के हमलों ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और यहाँ एक स्थायी साम्राज्य की नींव डाल दी? तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी की चिंगारी सुलगती है अरब के रेगिस्तान में, जहां एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। ये बात है 7वीं सदी की। अरब में इस्लाम का उदय होता है और देखते ही देखते दुनिया का नक्शा बदलने लगता है। अब ये जो नई राजनीतिक और सैन्य शक्ति थी, ये तेजी से फैली और जल्द ही इनकी नजरें भारत की सीमाओं पर आ टिकी। और फिर आती है पहली लहर। अरब के जहाज सिंध के तटों पर दस्तक देते हैं और यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए दौर का आगाज होता है। साल था 712 ईस्वी। इस तारीख को याद रखना जरूरी है क्योंकि यही वो साल है जब सिंध पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ, एक ऐसी घटना जो इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। मोहम्मद बिन कासिम की स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त थी। देखिए उसने किया क्या। सबसे पहले देबल के जरूरी बंदरगाह पे कब्जा किया, फिर एक एक करके नेरुन और सहवान जैसे शहर जीते, और आखिर में राजा दाहिर के साथ जो निर्णायक लड़ाई हुई, उसके बाद तो समझिए पूरे सिंध पे उसका कंट्रोल हो गया। लेकिन सुनिए, अरबों ने तो बस दरवाजा खटखटाया था, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अब स्टेज पर एंट्री होती है तुर्कों की, और इन्होंने तो आकर खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और इस कहानी का अगला किरदार है महमूद गजनवी। पर इसका मकसद जमीन जीतना नहीं था। नहीं, इसका मकसद कुछ और ही था। इसकी नजरें थीं भारत के मंदिरों और खजानों पर। ये एक शासक से ज्यादा एक लुटेरा था। 17, जी हां, 17 बार। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ 27 साल के अंदर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए। जरा सोचिए, उन हमलों ने उत्तर भारत में क्या तबाही मचाई होगी, लोगों के मन में कैसा खौफ पैदा किया होगा। और गजनवी के हमलों का दायरा देखिए, बहुत बड़ा था। सिंध से लेकर कन्नौज तक, मथुरा से लेकर गुजरात तक, कोई भी बड़ा शहर उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की जो लूट हुई, वो तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। गजनवी के जाने के बाद करीब करीब 1 सदी तक एक तरह की शांति रही। लेकिन फिर एक नया विजेता आया, और इसकी आंखों में सिर्फ दौलत की चमक नहीं थी, इसकी आंखों में था हिंदुस्तान पर राज करने का सपना। मोहम्मद गोरी की कहानी असल में हार ना मानने की कहानी है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद वो चाहता तो वापस जा सकता था, है ना? पर वो रुका नहीं। ठीक 1 साल बाद वो दोगुनी तैयारी के साथ लौटा, और इस बार उसने इतिहास ही बदल दिया। अच्छा, गोरी के बारे में एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात पता चलती है उसके सिक्कों से। जरा सोचिए, एक मुस्लिम शासक जिसके सिक्के के एक तरफ अरबी में उसका नाम है और दूसरी तरफ हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर। ये उसकी स्ट्रैटेजिक सोच को दिखाता है। शायद ये एक कोशिश थी स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की। तो अब हमलों और लड़ाइयों का दौर खत्म हो रहा था। अब वक्त था नींव रखने का। दिल्ली में एक ऐसे राजवंश की नींव जो आने वाले 300 सालों तक भारत पर राज करने वाला था। कहानी का असली टर्निंग पॉइंट यहीं आता है। मोहम्मद गौरी ने जमीन तो जीती, लेकिन वो वापस लौट गया। असली गेम चेंजर तो उसका सबसे वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक निकला। वो यहीं भारत में रुका और उसने दिल्ली में सत्ता की कमान संभाल ली। साल 1206 गोरी की मौत होती है और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐतिहासिक कदम उठाते हैं। वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं और यहीं से भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू होता है। और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश, गुलाम वंश। अब इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक कभी मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। एक गुलाम से सुल्तान तक का सफर, कमाल है ना? ऐबक ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उसने दिल्ली को एक नई पहचान भी दी। कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतों का काम उसी ने शुरू करवाया।
लेकिन उसकी कहानी का अंत भी बड़ा ड्रामेटिक था। पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो रही। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि एक गुलाम का सुल्तान बन जाना उस नए दौर के बारे में क्या बताता है जिसकी शुरुआत हो रही थी। शायद ये इस बात का इशारा था कि भारत में अब एक ऐसा युग शुरू हो रहा था जहां ताकत अब सिर्फ खानदान से नहीं बल्कि काबिलियत और तलवार के दम पर भी हासिल की जा सकती थी। ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।